अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सवेरा खान और मेरे साथ मौजूद हैं तारियां। चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करेंगे बहुत सारी बातें। सो लेट्स गो। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है इंडिया फ्यूचर अंडर मोदी एंड डॉक्टर जयशंकर लीडरशिप। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स प्ले। बट पहला सवाल आपके लिए है बहुत सर, नॉलेज वाला मोदी बंदा जी है क्या ये, सोच रहे हैं बहुत नॉलेज दुनिया वाला। में ये सब युद्ध को देखकर? डॉक्टर जयशंकर और मोदी आपस में क्या बात करते होंगे? जी बिल्कुल। मोदी जी और जयशंकर जी यही सोच रहे हैं कि इंडिया का इकोनॉमी कैसे बढ़ाए और इंडिया को किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से दूर कैसे रखे। कॉन्फ्लिक्ट मतलब युद्ध, वॉरफेयर। और हमारे आसपास बहुत सारे ऐसे ऐसे हमारे पड़ोसी हैं जो हमसे युद्ध करना चाहेंगे, उनकी बहुत अच्छा हो चुकी है इन द पास्ट। तो मोदी जी और बहुत जयशंकर जी बहुत का नाइस। यही फोकस है कि भाई हमें किसी से युद्ध नहीं नहीं। करना है, हमें किसी युद्ध में इन्वॉल्व नहीं होना है और हमें सिर्फ अपनी इकोनॉमी पर फोकस करना है, क्योंकि हमें 10 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनना है, 15 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बनना है 2047 तक। तो मेन फोकस ये है कि युद्ध से दूर रहो और इकोनॉमी को बढ़ाओ। उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, और अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमें मैन्युफैक्चरिंग जो हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उनको एक्सपोर्ट करना है, तो अच्छे पार्टनरशिप्स चाहिए, अच्छे सप्लाई चेन्स चाहिए, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए, युद्ध नहीं चाहिए। तो हमारा फोकस ये है। लेकिन दुनिया भर में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, इसके लिए ये बहुत ही डेलिकेट नाजुक वाला जियोपॉलिटिकल इंग्लिश इसकी अच्छी है, उर्दू पढ़ा, हिंदी 2025 में। कौन से देश भारत से नाराज हैं, ये भी बताइए। हाँ, हिस्टोरिकली देखिए, अगर हम देखेंगे तो पाकिस्तान तो हमारा बहुत पुराना दुश्मन है पिछले 75 वर्षों से, लेकिन अभी पाकिस्तान का इतना इम्पोर्टेंस समझ नहीं रहे है। हो? जो हमसे नाराज हिस्टोरिकली दूसरे रहे हैं वो चाइना भी रहे हैं। चीन के साथ हमारा एक युद्ध हो चुका है, और हमारे बहुत सारे हमारा इतना बहुत लंबा बॉर्डर है चाइना के साथ, तिब्बत के साथ, जो डिमार्केट कभी हुआ नहीं है। तो वो एक टेंशन का बहुत बड़ा सोर्स हिस्टोरिकली रहा है। अभी 2020 में गालवान क्लैश हुआ था, जिसमें हमारे 20 लोग मरे थे और उनके पता नहीं 40-50 से ज़्यादा मरे होंगे चाइना के। तो चाइना हिस्टोरिकली हमसे नाराज रहा है। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इंडिया और चाइना के बीच में कुछ तो कोशिश हो रही है कि हम ये जो तनाव वाला सिचुएशन है उसको कम करें और कोऑपरेट ज़्यादा करें। ये एक आध साल में हम देख रही है। सबसे बड़ी नाराजगी हमसे यूएस को है इस समय, क्योंकि यूएस देख रहे हैं कि भाई भारत अभी एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमारा इकोनॉमी बढ़ रहा है, और अगर हम 20 साल ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे तो भारत नेक्स्ट चाइना बनने का पोटेंशियल है भारत में। और अगर भारत नेक्स्ट चाइना बन जाता है तो फिर यूएस के लिए नया एक पैदा हो जाएगा, कंपेटिटर, शत्रु पैदा हो जाएगा, उनके हिसाब से होराइजन पे आ जाएगा। मतलब शत्रु से इकोनॉमिकली शत्रु भी हो सकता है। इकोनॉमिकली शत्रु हो सकते हैं आप, टेक्नोलॉजिकली शत्रु हो सकते हैं, दूसरी जगहों में स्पेस रेस में शत्रु हो सकते हैं। तो वो नहीं चाहते कि कोई भी नया ग्रेट पावर इमर्ज हो। तो भारत ऐसा ही एक देश है जो इस प्रकार से यूएसए को पसंद नहीं है नेक्स्ट 20 वर्ष में। तो यूएस अभी ऐसी कोशिश कर रहा है अलग अलग प्रकार की कि भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ और दूसरी तरह से ग्रोथ कम हो, भारत का इन्फ्लुएंस कम हो, और भारत का इमेज इतना अच्छा नहीं रहे, और हमारा इकोनॉमी भी इतना अच्छे से काम नहीं करे, और हमारा मे बी हमारा जो नेशनल क्या बोलते हैं नेशनल बाउंड्रीज है, बॉर्डर्स, वो भी थोड़ी चेंज हो जाए। तो ये सब अलग अलग प्रकार के वो कोशिश कर रहा है यूएस इस समय, और इसलिए भारत और यूएस के जो रिलेशन है वो पिछले 2-3 साल से अच्छे नहीं रहे, और शायद अभी और खराब हो रहे हैं। पर ट्रम्प और मोदी दोस्त नहीं है? देखिए, हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। दो राष्ट्र के बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिपेंड करता है कि भाई आपके नेशनल इंटरेस्ट क्या है। अगर दोनों लीडर्स जो है उनका बहुत अच्छा इक्वेशन है और उनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, फिर भी उनको अपने देश का जो नेशनल इंटरेस्ट है उसको सर्वोपरि रखना है और उसी प्रकार से उनको काम करना है। तो इवन दो ट्रम्प और मोदी जी का बहुत अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत अच्छे मित्र है दोनों, फिर भी उनका जो नेशनल पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इतना चेंज नहीं होगा। वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को का हित ही पहले सर्वोपरि रखेंगे, और इसके लिए भारत और यूएस में जो तनाव है वो शायद और कंटिन्यू हो सकते हैं। थोड़े शायद कम हो जाए, थोड़े हद तक, लेकिन मोस्टली चलता रहेगा ये। ओके, ट्रम्प के बारे में बात करनी है, पर उनके बारे में बात करने से पहले आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इकोनॉमिकली स्पीकिंग एक देश आगे कैसे बढ़ता है। जैसे हम कहते हैं कि हमारी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी, इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है? और मान लो अगर हम एक देश को इस सवाल के लिए एक इंसान जैसा माने, आप उस एग्जाम्पल को यूज करके देश की इकोनॉमिक्स थोड़ा सा समझाइए। देखिए, एक इंडिविजुअल, एक व्यक्ति धनवान कैसे होता है? जब वो वैल्यू क्रिएट करता है और समाज
वो वैल्यू चाहती है तो वो उसके आपसे बदले में वो आप वैल्यू उसको लेगी, देगी, समाज आपसे वो वैल्यू लेगा और आपको आपके कुछ उसके दे, बदले में आपको धन देगा। इस पैसे तरह से वाला होता आदमी है, धनवान होता आपको है। कुछ आता है। अब राष्ट्र भी इसी प्रकार से धनवान होते हैं। तो हमारा जो इकोनॉमी है उसका नेट वर्थ अगर आपको जानना है तो आपका जीडीपी देखना पड़ता है। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल का एनुअल जीडीपी। तो एनुअल जीडीपी क्या है कि आप कितना वैल्यू एक साल में उत्पन्न करते हो अपने अपने पूरे देश के अंदर, कितना आप मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, कितना आप सर्विसेज एंड गुड्स प्रोड्यूस करते हो, और उसमें से कितना आप खुद कंज्यूम करते हो, कितना एक्सपोर्ट करते हो, वो अलग, वो एक सेकेंडरी कैलकुलेशन है। तो कितना वैल्यू हम उत्पन्न करते हैं एक साल में, दैट इज द बेसिक डिटरमिनिंग फैक्टर कि भाई आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है। तो अगर किसी इकोनॉमी को बढ़ना है, मजबूत होना है, तो आपको एक हर साल ज्यादा ज्यादा वैल्यू उत्पन्न करना पड़ेगा आपकी इकोनॉमी में, पूरी दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए, मे बी इंटरनल कंजम्पशन के लिए भी। लेकिन अगर आप उसको एक्सपोर्ट करोगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा और उससे आपकी इकोनॉमी और मजबूत होगी। सो एसेंशियली आपको दुनिया क्या चाहती है वो देखना है और आपको वो प्रोड्यूस करना है। अभी हिस्टोरिकली चाइना, दुनिया भर में जितना भी मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड है वो चाइना से फुलफिल होता है। अब पूरी दुनिया देख रही है कि भाई चाइना कुड बी ए प्रॉब्लमेटिक नेशन और चाइना का इकोनॉमी इतना लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, तो मे बी हमें एक चाइना +1 पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए। तो ये +1 कौन है, वो हमें होना चाहिए। पहले सेकंड ऑप्शन बनाओ, फिर इवेंचुअली फर्स्ट ऑप्शन बन जाओ। ये ऑब्वियसली होना चाहिए। पर वो शायद 2050 के बाद होगा। हम तो चाहेंगे कि 2030 तक हो जाए, लेकिन देखिए ये सब चेंज आने में तो टाइम, समय लगता है। चेंज करना, इतना बड़ा देश है हमारा, इतना सारा इनर्शिया है देश के अंदर, उसमें इस तरह का चेंज उत्पन्न करना थोड़ा समय लगता है। स्पेशली हमारे सिस्टम जिस प्रकार से बना हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए। पता है, अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार मैं जियोपॉलिटिक्स के बारे में जानकर क्या ही करूं। बंदा, मैं मानता हूँ कि अगर आप ट्रैवल करोगे ना लाइफ में, और जब आप फॉरेनर्स से मिलते हो, आप बहुत आसानी से उनसे बात कर सकते हो अगर आपको जियोपॉलिटिक्स की समझ है तो। ये एक लाइफ स्किल होती है और एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉलेज में नहीं सिखाया जाता, और ये सब्जेक्ट सीखना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, हर भारतीय के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है। अक्सर भारतीय नेशनल पॉलिटिक्स समझते हैं, जियोपॉलिटिक्स नहीं समझते। और जियोपॉलिटिक्स को अगर ज़्यादा गहराई से समझना है तो ये जो आपने कहा फर्स्ट प्रिंसिपल्स थिंकिंग होती है, कि एकदम बेसिक तरीके से समझो कि बेसिकली हर देश अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, और वो हर देश अमीर कैसे बनता है, अगर उनके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा है तो, अगर देश के अंदर मिनरल्स मिले तो, और अगर उन मिनरल से निकली हुई एनर्जी, ऊर्जा को हमने किसी प्रैक्टिकल कन्वर्ट कर दिया तरीके में कन्वर्ट कर दिया तो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेट्रोल निकला हमारी जमीन से, तो फिर उस पेट्रोल को किसी चीज में कन्वर्ट कर दो। जैसे यूएई में कहते हैं कि एक जमाने में ऑयल मिलता था, बहुत पैसे मिल गए यूएई की इकोनॉमी को, और उन्हीं पैसों को उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बुर्ज खलीफा बनाया, टूरिज्म इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिले। अब वो टूरिज्म की वजह से बाकी लोग अट्रैक्ट होते हैं और वो देश और भी ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। तो आप कुछ ऐड करना चाहोगे? नहीं, बस यही बात है, आपके अलग अलग जो आपके देश में जो क्वालिटीज़ है उनको फुल्ली मैक्सिमाइज करो और उनको लेवरेज करो। अगर आपके देश में ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब ऑयल, पेट्रोलियम, कोयला, ये सब, तो आप उसको पहले तो खुद कंज्यूम करोगे, अगर पॉसिबल है तो उसको एक्सपोर्ट कीजिए। अगर आप नेट इंपोर्टर हो एनर्जी के, तो आपका ये एक जियोपॉलिटिकल अकीलीज हिल हो सकता है। मतलब आपका एक वल्नरेबिलिटी है, कमजोरी है आपकी ये। और अगर आपका देश में हिस्टोरिक साइट्स बहुत सारे हैं और टूरिस्टिक साइट्स बहुत सारे हैं, तो आपके जीडीपी को 10-15% उसमें से आ सकता है थ्रू जस्ट टूरिज्म, अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाओगे तो आपको जो भी आपके देश में क्वालिटीज है उनको मैक्सिमाइज करना है और फुल्ली लेवरेज करना है। इस प्रकार से आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। आप ये कह रहे हो कि भारत पूरी कोशिश कर रहा है कि यार बस हम बढ़ते जाएं, हम हमारी इकोनॉमी को ग्रो करते जाए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। हमें युद्ध नहीं चाहिए। जनाब, ये थे अभिजीत चावड़ा और रणवीर अल्लाहबाकिया, टॉप यूट्यूबर, पॉडकास्टर इंडिया। वह काफ़ी तेज़ी से इन्होंने तरक्की की है और काफ़ी अलग अलग तरह के लोगों को ये लोग बढ़ाते हैं, विरलाबादी, और बड़े ही ढंग से, बड़े ही तरीके से, बड़े ही डेप्थ के साथ सवालात पूछते हैं। और कैरी मिनाटी ने इनका रोस्ट किया था, वह इनकी कॉपी कर रहे थे, तो बड़ी हंसी आ रही थी कि जिस तरीके से और से सुनते हैं ना, यूँ कर ऐसे करके मैं भी यही देख रही थी कि ये सुन कैसे रहा है। कैरी मिनाटी ने इनकी बड़ी ही, मतलब खैर, बार टॉपिक
अभिजीत चावला को बड़ी नॉलेज है। अभी जो ये करंट की बात कर रहे हैं ना, ये हिस्ट्री बहुत अच्छी जानते हैं यार, कहाँ से किस तरीके से इंडिया से आर्यन वहाँ गए थे, वहाँ से आर्यन आए थे या यहाँ से आर्यन गए थे, सबसे पुरानी सभ्यता किसकी है, मतलब इनसे बहुत कुछ सर अनरन अभिजीत चावला कहूँगा मैं, इनसे बहुत कुछ सीखा। इनकी दोनों की पॉडकास्ट बहुत ही फेमस रही है, बहुत ही चल रही है। तो दोबारा दोबारा भी इनको आप बुलाने लग गए हैं, बीच में शायद काफ़ी लंबा गैप आया, लेकिन मतलब ये शख्स कमाल की नॉलेज रखते हैं, कमाल की। ऐसा ही बिल्कुल हर एक चीज का जवाब दे। अब यही मतलब यही था कि मोदी जी या एस जयशंकर जी किस तरीके से लेके चल रहे हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने बताई हैं बिल्कुल 100% ऐसा ही लगता है। क्योंकि इंडिया की जो पॉलिसी मैं देख रहा हूँ, हम लोग जब रिएक्शन देते हैं, जो हम देख रहे हैं कि मोदी जी की पॉलिसी या एस जयशंकर जी की पॉलिसी यही है कि लफड़े में नहीं पड़ना, किसी पंचायत में नहीं पड़ना, और दो जगह पे अगर कोई मसले मसाइल चल रहे हैं दो कंट्रीज़ के दरमियान में, तो दोनों में से खुल के किसी एक के ऊपर अपनी दोस्ती ज़ाहिर मत करना, यानी कि एक का साइड मत लेना, खुल के दोनों ही तरफ रहते हैं। अब जैसे ना एक तरफ वो कोई बता रहे थे कि अक्सर इंडिया कहता है कि नहीं यार, अपना रशिया जो है, नहीं, हाँ, खान से बता रहे थे कि इंडिया जो है वो कह रहा है कि नहीं यार, इसराइल का हक बनता है, इसराइल ने ये किया है। फिर दूसरी तरफ फ़लस्तीनियों पे जब गलत हो रहा है तो वहाँ पर भी इंडिया कहता है कि नहीं यार, ये जुल्म नहीं होना चाहिए, बच्चों को, औरतों को, लोग हॉस्पिटल और बच्चों पे, स्कूल पे हमला नहीं होना चाहिए, एड सुटेबिलिटी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, हाँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि इंडिया चौका, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। असल में कोई ऐसे लफ्ज़ यूज़ कर रहे हैं, अब यूट्यूब बहुत ख़तरनाक हो गया है, ये यूट्यूब भी सुन रहा है हमारी बातें, यही लफ्ज़ बोलने पे पकड़ देता है। तो वो है कि वो हमारे पास जो ग्रीन डॉलर आता है, वो ग्रीन डॉलर नहीं रहता, येलो हो जाता है। एक लफ्ज़ छोटा सा होता है, तो बस खैर बहरहाल है कि वो लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए। और की वजह तो फिर हाल कर दिया, अब उसे बीक लगा देना। हाँ, तो यूट्यूब थोड़ा सा रिएक्ट करें। अरे कर रहे हैं। खैर बहरहाल कि इनकी पॉलिसी पाकिस्तान वाला मामला, अब देखें इन्होंने भी ये कह दिया कि पाकिस्तान का मसला ही नहीं है अब, यानी पाकिस्तान के साथ अब इनको टेंशन ही नहीं। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान को तो नोट ही नहीं कर रहे, बस ऐसा है कि दूध मक्खी की तस्वीर निकाल के फेंक दिया है। असल इशू चाइना है, और उससे भी बड़ा इशू अब यूं समझिए अमेरिका। अब यूं समझ ले कि इंडिया इतनी बड़ी ताकत बन के उभर रहा है, इतना शक्तिशाली बन रहा है कि अमेरिका को फ्यूचर के लिए टेंशन हो रही है। ऐसा ही है। तो यहाँ से लगा ले कि इस वक्त इंडिया कितने मजबूत हाथों, या इंडिया कितना तेजी से मजबूत हो रहा है, या इंडिया कितनी तेजी से इकोनॉमिकल पावर बन रहा है, सुपर पावर की तरफ जा रहा है। अमेरिका जैसा देश कह रहा है कि ये दूसरा चाइना हमारे साथ बन के उभर रहा है, नहीं होना चाहिए। तो ये इंडिया का एक लेवल है, बड़ी आप लोगों के लिए खुशी की बात है, तरक्की की बात है। तो क्या आप तो फखर से बोलोगे कि यार मैं इंडियन हूँ, मेरा नहीं रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे ये दिख रहा है, मैंने कहीं पिछली वीडियो में मैंने ये जिक्र किया है कि क्या इन फ्यूचर पाकिस्तानी लोग अगर हालात अच्छे हो गए तो वहां जाके जॉबें करेंगे। मतलब एक इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे आईटी सेक्टर, अच्छा, जब बहुत यूरोप अमेरिका में हम लोग जाके मजदूरियां करते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो लोग वो काम करते हैं, उनको मजदूर चाहिए होते हैं। क्या इंडिया की आने वाली जनरेशन सारी इतनी, अब जैसे इंडिया में एजुकेशन बहुत अच्छी, सारी चीज़ें बहुत अच्छी, तो 20-25 साल 30 साल बाद क्या ये सारे लोग एजुकेटेड होंगे, ऐसे अच्छे लेवल पे काम कर रहे होंगे, फिर इनकी मजदूरी घर कौन बनाएगा, फिर इनके लिए दूसरी चीज़ें कौन करेगा? क्या वो पाकिस्तान से मजदूर जाएंगे? इन फ्यूचर में ये भी दिखता है कि अगर हालात अच्छे हो गए और यहाँ से मजदूर, मतलब इन भाई लोगों का आना जाना रहा, तो क्या यहाँ के लोग, पाकिस्तान के लोग यूरोप वादा के घर बनाएंगे, मतलब घर और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन क्या है, कुदरत साफ करेंगे। और किसी और हिसाब से मुलाकात होती है, जब तक के लिए ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।